नमस्कार। दूरदर्शन केंद्र पर मैं नीना जैन आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। नारी नहीं है सपना, नारी नहीं है कहानी, नारी की गोद में पलती है जिंदगानी। हर एक मकाम के आगे मकाम है तेरा, तू है जननी इस जग की, इसीलिए सबसे ऊंचा स्थान है तेरा। एक सशक्त परिवार और उन्नत राष्ट्र की धुरी है नारी। नारी मानवता के वर्तमान को संवारती है, संभालती है और भविष्य का निर्माण करती है। एक उन्नत राष्ट्र की प्रथम आवश्यकता है उसकी आगामी भविष्य वाली पीढ़ी। नींव मजबूत होगी तभी उस पर एक भव्य महल का निर्माण संभव है। उसी तरह यदि नारी स्वस्थ होगी तो ही वह आगामी स्वस्थ पीढ़ी को जन्म दे पाएगी। उसी संदर्भ में आज दूरदर्शन केंद्र में हमारे साथ मौजूद हैं 17 सालों से अनुभवी, पत्र पत्रिकाओं, टीवी शोज, वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से उचित पोषण और सही आहार की जानकारी हजारों लोगों तक पहुंचाने वाली इंदौर शहर की प्रसिद्ध डाइटिशियन विनीता जायसवाल जी। आज हम मुखातिब होंगे विनीता जी से और जानेंगे महिला एवं बाल पोषण के बारे में उचित जानकारी। नमस्कार विनीता जी। नमस्कार नीना जी। दूरदर्शन केंद्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद। विनीता जी, अभी सरकार द्वारा और कई अन्य संस्थाओं द्वारा फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ यानी कि जीवन के प्रथम 1000 दिन ये कैंपेन चलाया जा रहा है। क्या कैंपेन है ये और ये 1000 दिन क्यों महत्वपूर्ण है? अभी आपने जो पंक्तियाँ यूज़ की बहुत अच्छी थी। वही चीज़ कि नींव यदि मजबूत होगी तो जो देश है, जो भावी पीढ़ी है, वो जो है वो स्वस्थ रहेगी और वो अच्छी रहेगी। तो जो 1000 दिन हैं वो बेसिकली हैं कि महिला या स्त्री जब गर्भ धारण करती है तो प्रेगनेंसी के डे 1 से लेकर उसके 9 महीने जब वो गर्भ में बच्चे को पालती है ना, उसका जो विकास होता है वो 270 दिन और प्लस जब शिशु हुआ और उसकी उम्र के 2 वर्ष तक की आयु, तो वो 365 और 365 दिन। तो ये प्रेगनेंसी से लेकर 2 वर्ष की आयु के शिशु की उम्र को हम ध्यान में रखकर 1000 दिन बोलते हैं। और यही वो 1000 दिन हैं जिस पर यदि हमने पोषण समुचित प्रदान किया शिशु को, माँ को गर्भावस्था के दौरान और बच्चे की आयु के 2 वर्ष तक, तो ये देखा गया है बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास जो है वो बेस्ट होता है, सबसे अच्छा होता है। और ये जो विकास है वो बाद में जो है अपना कभी भी तकलीफ नहीं देता। और यही विकास यदि शुरुआत की 2 साल में यदि नहीं मिला तो वो बाद तक फिर बच्चे में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो इसलिए सब सरकारी जो संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट बोल लीजिए, NGOs हैं, सबका अभी ये पुरजोर मुहिम चल रही है कि कम से कम 1000 दिन वाला पोषण जो है वो समुचित पूरे देश में सब महिलाएं और सब शिशुओं को मिल सके। आम तौर पर ये एक मान्यता है कि जिन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता या जो गरीब तबका है वो लोग कुपोषण का शिकार होते हैं। और कुपोषण की सही व्याख्या क्या है? किसे हम माल न्यूट्रिशन या कुपोषण कहेंगे? ये बहुत सही सवाल है नीना जी। यूजुअली कुपोषण से आम जनता क्या समझती है कि बहुत ज़्यादा दुबले हैं या कमज़ोर तबके के अपना जो लोग हैं या बहुत गरीब लोग हैं वो कुपोषण का शिकार हैं। अमीर तबके के लोग या जो संभ्रांत परिवार के जो लोग हैं या जो हायर इकोनॉमिक क्लास के जो लोग हैं, है ना, वो कुपोषण के शिकार नहीं होते। तो कुपोषण का मतलब है सही पोषण ना होना। कुपोषण में दोनों चीज़ें आती है, अति पोषण और अल्प पोषण। तो जो हम मेल न्यूट्रिशन या कुपोषण की बात करते हैं तो गरीब जो तबका है उनको क्योंकि समुचित भोजन नहीं मिल पाता है,
पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, वैराइटीज़ नहीं मिल पाती हैं, उनको समझ या ज्ञान या अवेयरनेस नहीं है, वो शिक्षित उतने नहीं हैं, तो उनको कॉम्बिनेशन की एक जो संपूर्ण आहार है वो बेसिकली क्या होता है, हम कैसे घर में उपलब्ध चीज़ों से अपने आहार को संपूर्ण कर सकते हैं, वो जानकारी प्लस अफोर्डेबिलिटी कि हमारे पास में उतना पैसा नहीं है, दूसरा पेट भर भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो उस कारण वो अल्प पोषित रह जाते हैं गरीब तबके के लोग। और जो अमीर हैं उनको इजीली सब चीज़ मिल रही है लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं है, ओवर ईटिंग है, तो उसके कारण उनका जो आहार है उसमें कुछ पोषक तत्व वो अति में ले लेते हैं, और अति में पोषक तत्व में बेसिकली एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करने में आती है, तो ओवर न्यूट्रिशन बेसिकली मोटापे के रूप में उनमें दिखता है। तो कुपोषण में दोनों चीज़ें जो है वो शामिल हैं, और दोनों चीज़ों में सुधार, जो अति पोषित है उसको उसी हिसाब से कंट्रोल करवाना है, और जो अल्प पोषित है उसको समुचित आहार मिल जाए, वो पूरा का पूरा ध्यान देना ज़रूरी है। जी, एक हमने बहुत बचपन से एक कहावत सुनी है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। तो क्या सचमुच आहार मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है? तो एक बच्चे का मानसिक और शारीरिक हम दोनों विकास के लिए क्या आहार संपूर्ण होना चाहिए? संपूर्ण आहार सबके लिए एक जैसा है। संपूर्ण आहार से बेसिकली मतलब है कि आपके दिन भर के आहार में जो 24 घंटे का हम एक दिन भर का जो आहार बोलते हैं उसमें जो पोषक तत्व जो हैं वो, यदि आप फूड ग्रुप्स हम आम भाषा में बोलते हैं कि आहार के कुछ अपना तत्व हैं जो कि जैसे अनाज, दालें, फल, सब्जी, दूध और चिकनाई, तो ये फूड ग्रुप्स हैं जो हमारे दिन भर के आहार में 24 घंटे के आहार में शामिल होने ज़रूरी हैं। अब यही यदि हम कुपोषित के संदर्भ में बात करें तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन में हमने केवल रोटी और केवल सब्जी या चटनी रोटी और इसमें हमने अपने 24 घंटे आहार में निकाल दिए तो हमें ज़रूरी पोषक तत्व नहीं मिलते। एक दिन नहीं लिया, लेकिन यही यदि आदत दिनों महीनों तक प्रैक्टिस में चल रही है, अभाव बोल लीजिए या आदत बोल लीजिए, यदि ये प्रैक्टिस में चल रही है तो शरीर के अंदर का जो संग्रहण है, स्टोरेज है, वो शरीर का धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है और फिर हमें शारीरिक कमजोरियां और कमियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो संतुलित आहार यदि बच्चे की हम बात करें तो 2 साल तक जो हमने बोला कि बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, हालांकि जब तक बच्चे की पूरी ग्रोथ पूरी ग्रोथ नहीं हो जाती है तब तक आहार हमेशा अच्छा होना चाहिए, बट 2 साल तक ब्रेन डेवलपमेंट, ऑर्गन्स डेवलपमेंट, बच्चे की जो काम करने की जो क्षमता है अंगों की वो पूरी तरह से डेवलप होती है। तो उस दौरान संपूर्ण आहार मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बच्चे को केवल रोटी दे दी खाने में या हमने केवल कुछ रोटी सब्जी दे दी, आहार में दाल शामिल ही नहीं हो या दिन भर में फल का कोई भी समावेश ना हो। मैं ये नहीं बोलती कि आप बहुत महंगे या जो इजीली अवेलेबल फल नहीं हैं उन पर आप लीजिए। जो मौसमी फल हैं वो आम जनता बहुत आसानी से प्रयोग या मतलब उपयोग में ले सकती है। सेम चीज़ यदि हम गरीब तबके की बात करें तो जो वहाँ पर उनके गांव में या घर में आसपास में जो फल वगैरह सब्जियां जो उगती हैं, यदि वो काम में ले लेते हैं और शिशु को, बच्चे को यदि देते हैं तो विकास जो है आप देखेंगे कि बच्चे के विकास में बहुत अच्छे रिजल्ट्स परिणाम मिलते हैं। जैसा अभी हमने कहा, नारी अपने आप को शायद घर में सबसे लास्ट प्रायोरिटी पर रखती है। जो आपने कहा कि रोटी और चटनी की जो आदत बना लेती है कि सब्जी खत्म हो गई, कोई बात नहीं, मैं अपने लिए नहीं बनाऊंगी। क्या यही वजह है कि हम देखते हैं कि लड़कियां और महिलाएं ये आमतौर पर एनीमिक ही मिलती हैं, मतलब इनमें खून की कमी, जिसे हम सामान्य भाषा में कहें कि इनमें खून की कमी अक्सर देखी जाती है। तो क्या वजह है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है? क्या आहार लें महिलाएं?
बहुत अच्छा सवाल है नीना जी। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जो परंपरा या ये कह लीजिए भारतीय जो काउंसलिंग जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी माएँ दादी नानी जो लेडीज़ जो फॉलो करती थी रूल्स कि नहीं घर के पुरुष अच्छे से पेट भर खाना खा लें, उनको कमाना है, उनको जो है जिम्मेदारी इन टर्म्स यदि हम बात करें कि यदि हमें भोजन अवेलेबल करवाएंगे तो भी पुरुष ही करवाएंगे, हमारा अच्छे से शिक्षा या दूसरी जो खर्चे हैं वो हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी पुरुषों पे है। तो पुरुषों की खुराक बहुत अच्छे से महिलाएं ध्यान देती हैं और इसी परिवेश में घर के यदि 2 बच्चे हैं उसमें लड़की और लड़का है तो वो डिफरेंस लड़के की परवरिश में डिफरेंस आ जाता है और लड़की के परवरिश में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। अभी हालांकि चीज़ें बहुत चेंज हुई हैं, बदलाव आया है मिडिल क्लास अपर क्लास में, लेकिन फिर भी यदि हम गरीब या कह लीजिए गांवों में जाएंगे या थोड़े से कम शिक्षित अपना परिवारों में जाएंगे देखेंगे तो हमें ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। जबकि ऐसा नहीं है कि महिला को ज़रूरत नहीं है, महिलाओं को इनफैक्ट आयरन ही नहीं कैल्शियम तक की कमी लड़कियों में महिलाओं में हड्डी का विकास ढंग से नहीं हो पाता है। तो ये कमियां लड़कियों में और आगे चल के महिलाओं में देखी जाती है। और हीमोग्लोबिन की कमी जो खून की कमी है उसका भी कारण यही है कि हमारा दूध का इंटेक नहीं है। महिलाएं हैं तो दूध यदि आ रहा है तो बहुत लिमिटेड अपना क्वांटिटी में आ रहा है, तो पुरुष या चाय बनाने में यूज़ में आ गया, महिलाओं तक या लड़कियों तक नहीं मिल पाया। सेम चीज़ दाल या आपने बोला कि सब्जी ख़त्म हो गई है तो यूज़ नहीं किया, तो ऐसा नहीं है। घर में यदि ऐसा लग रहा है आपको कोई चीज़ क्वांटिटी कम पड़ रही है तो आप उसी हिसाब से थोड़ा अंदाज या अनुपात लेकर चीज़ें बनाएं और अपनी खुराक या अपने आहार पर ध्यान देंगे तो एनीमिया खून की कमी वाली समस्याएं जो हैं वो नहीं होंगी। और एनीमिया ऐसा नहीं है कि आज आपने अच्छा खा लिया तो आपका हीमोग्लोबिन एकदम से बढ़ जाएगा और आप अच्छे हो जाएंगे। ये आपकी रोज़मर्रा की आदत, खान पान की आदत पे डिपेंड करता है कि आप में खून की कमी होगी या आप में नहीं होगी। एक सामान्य धारणा है कि जब तक माँ को दूध आता रहे बच्चे को माँ के दूध पर रखना चाहिए, उसके बाद भी उसे जब तक वो बहुत खुद से खूब अच्छे से खाने ना लगे तब तक उसे तरल पदार्थ पर रखना चाहिए। तो क्या एज सही है कि कब तक माँ का दूध देना आवश्यक है, उसके बाद कब तक तरल पदार्थ पर रखना आवश्यक है और उसके बाद कब उसका बिल्कुल संपूर्ण एक आहार शुरू हो जाना चाहिए? बहुत सही सवाल है क्योंकि ये आए दिन हम समस्या जो है या ये जो अपना दुविधाएं हैं पेरेंट्स की उसका सामना करते हैं और काउंसलिंग देते हैं। देखिए शिशु जब हुआ है तो होने के बाद से विदिन 1 आवर बच्चे को माँ का दूध देना बहुत ज़रूरी है। भले ऑपरेशन हुआ हो चाहे डिलीवरी हुई हो नॉर्मल, बच्चे को पहली खुराक माँ का दूध वेरी फर्स्ट आवर डिलीवरी के बाद बच्चा बाहर आने के बाद 1 घंटे के अंदर देना ज़रूरी है। वही डिसाइड करता है कि बच्चे की इम्यूनिटी उसका विकास कितना अच्छा होगा। संपूर्ण आहार की बात बाद में आती है। 6 महीने की आयु तक शिशु जब तक 6 महीने का हो जाता है तब तक माँ का दूध बच्चे के लिए कंप्लीट मील है, संपूर्ण आहार है, क्योंकि बच्चे का तब उतना विकास होता है जितना माँ का दूध उसको पूरा हो जाता है, पड़ जाता है या कमी नहीं रहती। लेकिन 6 महीने के बाद बच्चे में दूसरे विकास, बच्चे का डेवलपमेंट, वज़न बढ़ना, साइज़ बढ़ना, प्लस बच्चे की एक्टिविटीज़ चालू हो जाती हैं, क्रॉल करना, पलटी मारना, प्लस दांत आने शुरू हो जाते हैं थोड़े थोड़े से। तो ये इंडिकेशन है कि बच्चे को अब ऊपर का आहार शुरू करवाना है। बच्चे को 6 महीने बाद जब हम ऊपर का आहार देना शुरू करते हैं तो क्योंकि बच्चे ने 6 महीने की आयु तक तो दूध के अलावा और कोई स्वाद ही नहीं चखा है, तो 6 महीने की आयु में जब हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जब हम इनिशिएट करवाते हैं ऊपर का आहार कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, तो बच्चा उस समय में केवल और केवल स्वाद को पहचानने लगता है। हमने तरल पदार्थ दूसरे जैसे दाल का पानी हो गया या चावल का मांड हो गया या पतला छना हुआ सूप हो गया या नारियल पानी हो गया या बिना खट्टे वाले जो बिल्कुल मौसम के जो फल हैं उसका हमने बिल्कुल तरल जैसे मौसमी के रस का हमने चम्मच पे लेकर 1-2 चम्मच दिया तो बच्चे को खट्टा, मीठा, फीका ये स्वाद का अनुभव होता है। लेकिन
15 दिन से लेकर 1 महीने बाद आप धीरे धीरे दूसरी वैरायटी लिक्विड की शुरू कर दें और एक एक महीने में आप जितना लिक्विड दे रहे हैं उससे थोड़ा सा गाढ़ा करते जाएं। 10 महीने 11 महीने की उम्र के बाद आपको बिल्कुल घुटी हुई चीज़ें नहीं खिलानी है। 1 साल की उम्र तक आते आते बच्चा, यदि आप रोटी को दाल में अच्छे से हाथ से चूर के यदि बच्चे को खिलाते हैं तो बच्चा वो संपूर्ण आहार लेने के लायक हो जाता है, क्योंकि कुछ हद तक दांत आ जाते हैं, मसूड़े थोड़े हार्ड हो जाते हैं और बच्चा सही मायने में देखा जाए तो बच्चा एंजॉय भी करता है वो फूड। और उस दौरान ये ध्यान रखें कि 1 साल की आयु तक आते आते अगेन मैं वही बात दोहराऊंगी कि संपूर्ण आहार जो मिलना चाहिए, जिसमें फल, दाल, सब्जी, अनाज, थोड़ी चिकनाई और दूध के बने पदार्थ वो शामिल होने चाहिए। लेकिन यहाँ एक और चीज़ ध्यान देनी ज़रूरी है कि दूध का जो समावेश है वो लिमिट में होना चाहिए, क्योंकि बच्चा माँ का दूध भी ले रहा है तो दूध वहाँ से भी उसको मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा दूध ना दें ऊपर के जब आहार शुरू करें। ओके जी। अब जब हम माँ के दूध की बात पर आए हैं, कई बार हम ये देखते हैं कि डिलीवरी के बाद बहुत सी माताएं ये शिकायत करती है कि उन्हें दूध आ ही नहीं रहा और बच्चे का पेट नहीं भर रहा, और बस जब उन्हें लगता है कि बच्चा भूखा है तो वो तुरंत या तो डिब्बा बंद दूध या ऊपर का दूध शुरू कर देती हैं। तो क्या ये संभव है कि किसी माँ को दूध आए ही ना? बहुत सही सवाल किया है आपने नीना जी। ऐसा संभव ही नहीं है कि दूध ना आए। सब जो नारियां हैं, स्त्री है, ये एक तो पहली बात ये समझनी ज़रूरी है कि गर्भावस्था एक बीमारी नहीं है, ये एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जो प्रकृति ने दी है। और हमारे शरीर की संरचना इस तरह की है कि प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में अंदरूनी बदलाव भी इस तरह से आते हैं कि बाद में बच्चा होने के बाद में हम उसका पेट भर सकें, उतना हमारे शरीर में बदलाव आने लग जाते हैं। लेकिन हाँ, कई महिलाओं को ये शंका रहती है कि या ये डाउट रहता है कि दूध पहले बहने जैसा हो जाएगा उसके बाद हम बच्चे को पिलाएंगे। तो देखिए, ये नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। ये एक सिस्टम है बॉडी का जिसमें बच्चा जब माँ के दूध के लिए जब अपना सकिंग करेगा तभी दूध बनेगा और वो बच्चे को मिलेगा। यदि माँ बच्चे को अपने पास, जो एक बॉन्डिंग हम बोलते हैं कि शिशु माँ के पास रहे, शुरुआती घंटों में माँ के पास, माँ के बिल्कुल अपना, कई बार हम बोलते हैं कि माँ के छाती पे लगाना ज़रूरी है बच्चे के होने के तुरंत बाद, तो इससे बच्चे की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि माँ को दूध आए ही ना। ये वो संभावनाएं रहती हैं जब माँ ने बच्चे को अपने पास रखा ही बहुत कम, या बच्चे ने ढंग से सकिंग करने के लिए उसकी प्रैक्टिस ही नहीं हो पाई, हमने ऊपर का दूध जल्दी चालू कर दिया। सबका जो शारीरिक संरचना है, यदि प्रेगनेंसी हुई है, बच्चा हुआ है, तो सबका सेम है। और ये जो आप बोल रहे हैं कि दूध नहीं आता है, ये आप देखेंगे कभी भी गरीब तबके में, मजदूर कैटेगरी में कभी ऐसा नहीं होता कि वो ये शिकायत लेकर आए कि दूध ही नहीं आ पा रहा है। तो जो अच्छे संपन्न परिवार की लेडी हैं, जिनका वजन अच्छा समुचित बढ़ा है, यानी शरीर में स्टोर्स सफिशिएंट हैं, फिर दूध ना आए, ऐसी कोई संभावना होती ही नहीं है। जी। जैसे नॉर्मल डिलीवरी हुई तब तो ठीक है, पर यदि ऑपरेशन से डिलीवरी हो गई तो उसे बहुत ही अलग कैटेगरी में डाल दिया जाता है। उन्हें 6 महीने तक कुछ करने, नॉर्मल रूटीन लाइफ में भी नहीं आने दिया जाता है और किसी भी तरह के व्यायाम से उन्हें एकदम परहेज करवा दिया जाता है। तो क्या ये सही है? देखिए, ऑपरेशन कैसा भी हो, पहली चीज़ है कि बाहरी घाव जो है या किसी भी तरह का बॉडी में जो बाहर से जो स्टिचेस वगैरह, या हम बात करते हैं ऑपरेशन की, तो वो घाव भरने में मैक्सिमम 1.5 महीना लगता है, 45 दिन जो चलता है ना कि 1.25 महीने या 1.5 महीने का परहेज, वो है। ऑपरेशन हुआ है, आप 1 से 1.5 महीना और मान लीजिए, यानी 2.5-3 महीने में अंदर तक शरीर का पूरा घाव, हर तरह की रिकवरी हो चुकी होती है। सो हमारा मानना ये है कि आप
3 महीने के बाद एटलीस्ट अपनी फिज़िकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज में कई बार महिलाएं सोचती हैं कि हम थोड़ा पलंग से उठकर और कमरे तक, रसोई तक चल लिए, हमारी फिज़िकल एक्टिविटी हो गई। वो तो किसी भी बड़े ऑपरेशन के बाद चौथे दिन डॉक्टर्स चलवा देते हैं, हम लोग चलवा देते हैं। तो चलना इज़ नॉट फिज़िकल एक्टिविटी या व्यायाम या एक्सरसाइज में नहीं माना जाता है। 3 महीने बाद आप पेट तक की भी एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। किसी भी तरह का एक्सरसाइज करना, हाँ यदि आपको लग रहा है कि आप एकदम से वज़न उठाते हैं, आपके पेट में दर्द हो जाता है कोई चीज़, तो आप वज़न वाली ना करें, लेकिन पेट की एक्सरसाइजेस, क्रंचेस लगाना या दूसरे जो व्यायाम योगासन है वो आप आराम से कर सकते हैं। और एक भारतीय समाज में बहुत ही आम मान्यता देखी गई कि जैसे ही महिला गर्भ धारण करती है, उसे हर तरह का खाना जो उसे पसंद आ रहा है, और सब चाची ताई सब लग जाती हैं कि इसका मन भर दो। और जैसे ही डिलीवरी हुई, उसके अगले क्षण से उसके तमाम खानों पर बंदिशें लगा दी जाती हैं। खट्टा मत खाओ, ठंडा मत खाओ। तो इसमें आप क्या कहेंगी? बहुत अच्छा सवाल है ये, और ये हर घर की कहानी है, कहानी घर घर की है ये। प्रेगनेंसी, गर्भावस्था में जो इच्छा है बहुत अच्छे से खुश रखा जाता है, जो मन में आ रहा है वो खाने की सलाह दी जाती है, और ये कहा जाता है कि नहीं, बच्चा शायद डिमांड कर रहा है तो माँ को दिया जाए। लेकिन डिलीवरी या आज प्रेगनेंसी है, रात में डिलीवरी हो, दूसरे दिन से सब चीज़ मना कर दी जाती है या बंद कर दी जाती है, तो ये गलत है। बेसिकली हमने ये भी बहुत देखा है कि जो स्त्री खुश होकर यदि आहार ले रही है, मन से यदि आप आहार ले रहे हैं, तो वही शरीर को लगता है। बिना मन से खाई हुई या ली हुई या ग्रहण की हुई कोई चीज़ शरीर को नहीं लगती। तो कई बार क्या होता है कि हम भी देखेंगे कि हमारे घर के परहेज अलग चलते हैं, फिर कोई मिलने के लिए या कोई रिश्तेदार आए, उनके 2 परहेज और उसमें ऐड ऑन हो जाते हैं। उसके बाद में हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ के परहेज अलग हो जाते हैं, या जाति या रिलीजन रिलेटेड अपना परहेज हो जाते हैं। तो जिन परहेज़ों का साइंटिफिक या वैज्ञानिक जो रीज़न है कि ये चीज़ें नहीं देनी है, जैसे प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें महिला को नहीं देनी है, चाइनीज़ फूड जिसमें अजीनोमोटो वगैरह या केमिकल्स वाली चीज़ें हैं, वो आप परहेज़ करें। लेकिन अगेन हम इसी बात पे जोर देते हैं कि आप संपूर्ण आहार एक महिला को दें, क्योंकि ये शुरुआती 6 महीना यदि महिला का आहार अच्छा है तो उसकी दूध की क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी रहेगी, और वो क्वालिटी वाला दूध शिशु को मिलेगा, और वो डिफाइन करेगा कि बच्चे का विकास कितना अच्छे से हो रहा है। तो शुरुआत में परहेज़ बहुत ज़्यादा ना करें, ठंडा, गरम, खट्टा, बहुत सारे परहेज़ चले आ रहे हैं। वो उनका कोई वैज्ञानिक कुछ उसका साइंटिफिक कोई रीज़न नहीं है। तो जितना हो सके आप अपने आसपास के जो सही सलाहकार से मेरा मानना है, आपकी जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, और आपके आसपास में जो क्वालिफाइड डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनकी सलाह लें, और उसी हिसाब से अपना जो वातावरण है, खाने पीने का जो माहौल है, वो बदलाव करें। आप क्या सोचती हैं, गर्भधारण के पूर्व भी क्या एक शरीर को कोई तैयारी की ज़रूरत होती है? पूर्व कोई जांच करवानी चाहिए, या क्या करना चाहिए गर्भधारण के पूर्व एक महिला को? बहुत अच्छा सवाल है। हम यही सलाह देते हैं कि आप जब फैमिली प्लान करना जो बोलते हैं, कि आप जब चाह रहे हैं परिवार को आगे बढ़ाना, तो बाकायदा प्लानिंग करें। अभी अवेयरनेस इतनी नहीं है, तो प्लानिंग वाली चीज़ बहुत कम प्रतिशत लोगों में ही, कपल्स में ही देखने को मिलती है। बट यदि आप प्लान करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और उससे पहले आप अपनी जांच ज़रूर करवाएं। महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है कि कहीं उनको किसी तरह का थायराइड का प्रॉब्लम तो नहीं चालू हो गया है, क्योंकि थायराइड की परेशानी यदि चालू है तो उसमें बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट ढंग से नहीं होगा। इसी तरह से यदि फॉलिक एसिड शरीर में कम है या हीमोग्लोबिन कम है, तो भी कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी हो गई, लेकिन प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है ना, समस्याएं वो बढ़ जाती हैं। कई बार जल्दी डिलीवरी हो जाना, कई बार मिसकैरेजेस हो जाना, कई बार बाद में तकलीफ़ें
आना, ये समस्याएं हो जाती हैं। तो बेस्ट चीज़ रहती है कि हम जब प्लान कर रहे हैं तो हम अपने शरीर की एक बेसिक जो जांच है वो करवा लें कि किसी तरह की शरीर में कोई कमी तो नहीं है। हमारा शरीर ही यदि किसी तरह से विटामिन्स में और पोषक तत्वों में कम है तो हम एक्स्ट्रा परवरिश के लिए अंदर पलने वाले जो गर्भ में पलने वाले शिशु है उसके लिए हम समुचित माहौल जो है वो हम कैसे दे पाएंगे। तो इसलिए पहले से ही यदि उसका पूरा होमवर्क कर लिया जाए तो हमें तकलीफ़ें नहीं होंगी प्रेगनेंसी में। जी। अब फिर हम उसी पर आते हैं कि गर्भावस्था में ऐसा कहा जाता है कि एक महिला को दुगनी खुराक लेनी चाहिए क्योंकि अंदर बच्चे को भी पूरक पोषण मिलता है उससे, ये एक मान्यता है। अब जब महिला दुगनी खुराक लेती है तो उसका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके बाद डिलीवरी के बाद वो वज़न कम नहीं हो पाता। तो क्या सजेशन है आपका? ये बहुत आम कहावत है कि यदि प्रेगनेंसी हुई है तो क्योंकि अंदर एक और ग्रोथ हो रही है तो 2 लोगों की ज़रूरत है। 2 लोग बोलना या 2 लोगों की खुराक की ज़रूरत है बोलना एक जनरल हम एक फ़्लो में बोल देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें खुराक दुगनी चाहिए या 2 थाली की ज़रूरत है। गर्भावस्था में देखा जाए तो हमें 400 मैक्सिमम 500 कैलोरीज़ की ज़रूरत, यदि रफली यदि मैं बोलूँ अंदाज़न तो उतनी ज़रूरत है। अब 400 कैलोरीज़ की खुराक जो है, आप यदि महिला गर्भावस्था में जो पहले खुराक ले रही थी उसके अलावा में 1 गिलास दूध एक्स्ट्रा और 1 रोटी या 1 अनाज की सर्विंग अलग से, 1 कटोरी दाल या दाल के कोई भी रूप अलग से या एक्स्ट्रा में, और चिकनाई यदि 5 से 10 ml घी तेल यदि एक्स्ट्रा ले लेती है तो उसमें उसका पूरा हो जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि दिन भर में यदि कोई महिला स्त्री सुबह नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात के भोजन में यदि 6 से 7 चपाती खा रही है तो उसको 13-14 चपाती खानी है। बोला ये जाता है कि आपका आहार बेसिकली जितनी आपकी खुराक है उससे कुछ हद तक बढ़ाना है। शुक्रिया विनीता जी, आपने बहुत ही सुगम तरीके से, सरल तरीके से, और ऐसा कोई हमें दवाइयों या कोई स्पेशल फूड पर ना जाते हुए बहुत ही आसान तरीके से अपने घर में ही एक स्वस्थ महिला कैसे अपना और पूरे परिवार का ध्यान रख सकती है वो बताया। बहुत शुक्रिया, आप यहाँ अपना अमूल्य समय लेकर पधारी।